केव एक्सप्लोरिंग एक ऐसा एडवेंचर है जिसे कि हर साल 1,20,000 लोग करते हैं। इसमें लोग गुफा के अंदर जाकर गुफा को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन अगर गुफा को एक्सप्लोर करते करते आप गुफा में फंस जाते हो तो यहाँ पर आपको मौत से भी बदतर मौत मिलेगी। ऐसी मौत कि आप जिंदा जल जाना पसंद करोगे लेकिन ऐसी मौत नहीं चाहोगे। इस वीडियो में मैं ऐसी 4 केव ट्रेजेडी को कवर करूंगा जिसमें लोग केव एडवेंचर के दौरान केव में ट्रैप्ड हो गए। फिर उनके साथ केव में जो हुआ वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस वीडियो को मैंने बहुत रिसर्च करके बनाया है, इसीलिए आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। 28 मई 1993 को विलियम जे कॉफलिन और उनके 2 दोस्त जेम्स जकाला और केविन फिली कार में इलिनॉइस से केव सिटी केंटकी के लिए निकलते हैं। इन तीनों को मेरी तरह नेचर में रहना काफी अच्छा लगता था, इसीलिए ये केंटकी शहर जा रहे थे क्योंकि केंटकी शहर नेचर के बीच में है। और केंटकी शहर को केव सिटी इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे केव हैं। 8 घंटों की ड्राइव के बाद ये तीनों केंटकी शहर में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब ये तीनों केंटकी शहर में जाते हैं तो ये लोग वहाँ पर TMH के ब्रोशर को पढ़ते हैं जिसमें बजर्ट्स रूस्ट केव में पब्लिक के लिए 2 टूर का एडवर्टीजमेंट था। पहले टूर का नाम था हिस्टोरिक केव टूर और दूसरे टूर का नाम था वाइल्ड केव टूर। हिस्टोरिक केव टूर में टूरिस्ट आसानी से केव में जाते थे और केव में ब्यूटीफुल नजारे और केव की हिस्ट्री को देखते थे जो कि चट्टानों पर बनाया गया था और यहाँ पर फुल एंजॉय भी करते थे। लेकिन वाइल्ड केव टूर में टूरिस्ट को केव एक्सप्लोरिंग का एक्सपीरियंस कराया जाता था क्योंकि इस टूर में केव के रास्ते काफी पतले पतले और टेढ़े मेढ़े होते थे, जिस वजह से टूरिस्ट को रास्ते में रेंग रेंग कर जाना पड़ता था और केव के पत्थर भी काफी नोकीले होते थे। इन तीनों दोस्तों का भी काफी मन हो रहा था कि वो इस टूर पर जाएं, लेकिन किसी कारण ये तीनों 28 और 29 मई को केव को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। फिर 30 मई को विलियम कॉफलिन, जेम्स जकाला और केविन फिली बजर्ट्स रूस्ट केव के पास जाते हैं, जहां पर इन तीनों दोस्तों को 5 लोग और मिलते हैं, जिसमें से 4 तो टूरिस्ट थे लेकिन 5वां था डेविड हार्डिन जो कि केव में सबको गाइड करता था। ये सारे लोग वहां पर बजर्ट्स रूस्ट केव के हिस्टोरिकल टूर के लिए डेविड हार्डिन को मनी पे करते हैं। फिर डेविड हार्डिन इन सबको एक फॉर्म साइन करने के लिए देता है जिसमें शर्तें लिखी हुई थी कि हम मानते हैं स्पेलोलॉजी एक स्वाभाविक रूप से खतरनाक एक्टिविटी है, हम खुद से सभी जोखिम को स्वीकार करते हैं, हम बजर्ट्स रूस्ट हिस्टोरिक केव के ओनर ऑपरेटर एम्प्लॉयज को सभी दावों, मुकदमों, कार्यवाही, नुकसान और फाइन से सुरक्षित रखेंगे। और इसी तरह फॉर्म में कई और बातें भी लिखी हुई थी। डेविड हार्डिन सबको अलग अलग फॉर्म नहीं देता बल्कि एक ही फॉर्म में सबसे साइन करवाता है। लेकिन केविन फिली ये केव टूर नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो केव के बाहर ही रुकने का डिसीजन लेता है। अब दोपहर के 4:30 बजे विलियम कॉफलिन, जेम्स जकाला और बाकी सारे लोग हिस्टोरिक केव टूर पर निकल जाते हैं। ये सब लोग आसानी से केव में जाते हैं, पत्थरों और चट्टानों को फील करते हैं और चट्टानों पर बहुत सारी हिस्टोरिक चीजें बनी हुई थी जिनको ये सब देखते हैं। इन सब लोगों को वहाँ पर बहुत मजा आता है क्योंकि ये केव एक्सपीरियंस इन सब लोगों के लिए नया होता है। हिस्टोरिक केव टूर को काफी एंजॉय करने के बाद जब ये लोग केव से बाहर निकलते हैं तो इन लोगों को केव में इतना मजा आ जाता है कि ये सब लोग डेविड हार्डिन को वाइल्ड केव टूर के लिए भी मनी पे कर देते हैं। इसका मतलब था कि वो सारे लोग अब वाइल्ड केव टूर के लिए भी जाएंगे और यही इन सब की सबसे बड़ी गलती थी। जब सब ने डेविड हार्डिन को वाइल्ड केव टूर के लिए मनी पे किया तो डेविड हार्डिन ने सबको अलग अलग फॉर्म देकर उस फॉर्म पर साइन करवाया। जब सब लोगों ने फॉर्म पर साइन कर दिया तो डेविड हार्डिन ने उन्हें 2 हैंडल वाला फ्लैश लाइट दिया और सबको समझाया कि वो लोग उसकी यानी कि हार्डिन की बात सुनेंगे और आपस में नेविगेट करके चलेंगे। ये सारे लोग 30 मई के शाम को ही वाइल्ड केव टूर के लिए निकल पड़ते हैं। इस केव के रास्ते इतने पतले थे कि ये सारे लोग रेंग रेंग कर जा रहे थे। सबसे आगे डेविड हार्डिन चल रहा था जो कि इन सबको गाइड कर रहा था। डेविड के पीछे 4 और टूरिस्ट और उनके पीछे जेम्स जकाला और सबसे लास्ट में विलियम कॉफलिन रेंग रहा था। विलियम कॉफलिन के लिए सबसे बुरी बात तो ये थी कि वो इन सब लोगों में सबसे लंबा और हट्टा कट्टा इंसान था। 27 साल के विलियम कॉफलिन की हाइट 6 फुट 2 इंच थी और वेट 105 केजी, जिस वजह से वो इस पतले पतले और नोकीले रास्तों में रेंग रेंग कर मुश्किल से आगे बढ़ रहा था।
और पतले पतले रास्ते होने की वजह से पत्थरों से उसकी बॉडी में काफी खरोचे और चोटें लग रही थी, जिस वजह से बीच बीच में विलियम कॉफलिन चिल्ला रहा था। लेकिन उसका दोस्त जेम्स जकाला विलियम को दिलासा देता रहता है। कुछ देर तक रेंग रेंग के आगे बढ़ने के बाद ये लोग केव के आधे रास्ते में पहुंच जाते हैं, जहां से उन्हें नीचे जाने के लिए 30 फुट की लकड़ी की सीढ़ी मिलती है। हार्डिन सबको बताता है कि उन्हें अब इस सीढ़ी से नीचे जाना है और उनके पास कोई ब्लेइंग गियर नहीं है, तो उन सबको सावधानी से सीढ़ी से नीचे उतरना होगा। इसीलिए सारे लोग सावधानी से सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। ये आसान रास्ता था, लेकिन दूसरी खतरनाक सीढ़ी इन सबका इंतजार कर रही थी। ये दूसरी सीढ़ी केवल 15 से 20 फुट की थी और ये सीढ़ी पतले रास्ते वाले चट्टान पर लटकी हुई थी, जिस वजह से इस सीढ़ी के डंडे को पकड़े रहना काफी मुश्किल था। और ये दूसरी सीढ़ी बहुत तंग और खतरनाक वाले गड्ढे से नीचे की ओर जाती है और इस सीढ़ी के नीचे एक बिग होल आता है, जहाँ जाकर टूर खत्म हो जाता है। और फिर जैसे ये लोग नीचे आए थे, उन्हें वैसे ही दोबारा ऊपर चले जाना था। ये देखने में आसान लग रहा था, लेकिन सबसे खतरनाक चीज था ये पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी तक जाने के लिए टीम को वी टाइप के इस रास्ते को पार करना था, जिसे पार करना विलियम कॉफलिन के लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे विलियम और सब लोगों ने इस रास्ते को पार कर लिया। इस टाइम तक पूरी टीम थक चुकी थी, लेकिन फिर भी वो लोग दूसरी सीढ़ी से नीचे उतरकर बिग होल में जाते हैं। फिर डेविड हार्डिन उन्हें बताता है कि ऑफिशियल ये टूर खत्म हो गया है, इसीलिए सारे लोग मिलकर ताली बजाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अभी तो बहुत बड़ा खतरा इन सब का इंतजार कर रहा है। अब शाम के 7 बज गए थे। डेविड हार्डिन सब लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि वो लोग तय समय से पीछे चल रहे हैं, इसीलिए उन्हें जल्दी ही केव से बाहर निकलना होगा। लेकिन टीम बोलती है नहीं, अभी थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि सारे लोग थक चुके हैं और सबसे ज्यादा तो विलियम कॉफलिन थका हुआ था। लेकिन डेविड हार्डिन को केव से बाहर जाकर कॉल करना था, इसीलिए डेविड हार्डिन उन सबको हॉल में छोड़कर 7:15 पर केव से बाहर चला जाता है। अब 40 से 45 मिनट हो गए थे, लेकिन डेविड हार्डिन दोबारा केव में नहीं आया। इसीलिए सब लोगों ने सोचा कि वो खुद ही केव से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए पहले विलियम को छोड़कर सब लोग दूसरी सीढ़ी को चढ़कर ऊपर चले जाते हैं। अब विलियम कॉफलिन की बारी आती है। विलियम को सीढ़ी में चढ़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक तो ये रास्ता विलियम कॉफलिन के बॉडी के हिसाब से बहुत पतला था और दूसरा विलियम कॉफलिन काफी थक चुका था। विलियम सीढ़ी से ऊपर जाने का 2 बार ट्राई करता है, लेकिन वो इसमें अनसक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन विलियम का दोस्त जेम्स जकाला उसे ऊपर से मोटिवेट करता है। सीढ़ी के ऊपर खड़े कुछ लोग डेविड हार्डिन को ढूंढने के लिए केव से बाहर निकल जाते हैं। विलियम कॉफलिन लकड़ी के सीढ़ी पे खड़े खड़े काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और विलियम कॉफलिन को अंदर से कमजोरी महसूस हो रही थी, इसीलिए वो गुस्से में सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसका एक पत्थर की वजह से हाथ फिसलता है और वो 7 फुट नीचे जाकर गिरता है और उसका सिर एक चट्टान पर जाकर टकराता है। विलियम चिल्लाता है और उसके सर से बहुत तेज खून बहने लगता है। तुरंत ही जेम्स जकाला और कुछ दूसरे टूरिस्ट विलियम के पास आते हैं और विलियम को शांत कराते हैं। जेम्स जकाला एक फटे हुए कपड़े से विलियम के सर के खून को रोकने की कोशिश करता है। जेम्स तुरंत ही अपने साथ के दूसरे टूरिस्ट को केव से बाहर जाकर हार्डिन और एक डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद केव में कुछ टूरिस्ट और डेविड हार्डिन आते हैं। जेम्स जकाला हार्डिन के ऊपर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि हार्डिन केव में अकेला आया था, वो अपने साथ किसी भी डॉक्टर को लेके नहीं आया था। डेविड हार्डिन जेम्स को दिलासा देता है कि वो विलियम कॉफलिन को केव से बाहर निकाल लेगा, लेकिन विलियम को चक्कर आ रहा था और उसके सर पे चोट लगने की वजह से उसका सर बहुत दर्द हो रहा था। डेविड हार्डिन जेम्स को सुझाव देता है कि वो लोग विलियम को पकड़ के सीढ़ी के ऊपर ले जाएंगे, लेकिन जेम्स जकाला ने हार्डिन को गुस्से में कहा, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन डेविड हार्डिन ने जेम्स को बताया कि उनके पास अब कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो उन्हें ये करना ही पड़ेगा। जेम्स जकाला हार्डिन की बात मान लेता है। जेम्स जकाला अपने दोस्त को खींचने के लिए ऊपर आगे खड़ा हो जाता है और डेविड हार्डिन नीचे से विलियम को धक्का देता है। बहुत ही मुश्किल से ये दोनों विलियम को धीरे धीरे ऊपर लेके जा रहे थे। ये दोनों सक्सेसफुली ही विलियम को सीढ़ी के ऊपर ले गए, लेकिन अब इस रेस्क्यू में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। जेम्स जकाला और डेविड हार्डिन को
विलियम को इस वी शेप के रास्ते से निकालना था, जो कि बहुत ही मुश्किल होने वाला था, क्योंकि विलियम को पहले इस तरह रास्ते में नीचे डालना था और उसकी बॉडी को मोड़कर दूसरी तरफ निकालना था। पहले हार्डिन ने विलियम को धीरे से गड्ढे में नीचे धक्का दिया और फिर विलियम खुद ही वी शेप के रास्ते को पार करने के लिए इस तरह मुड़ गया और उसकी बॉडी वी शेप के रास्ते में इस तरह अटक गई और उसका हाथ उसके पेट के नीचे दब गया। विलियम को दर्द होने लगा, इसलिए विलियम बहुत तेज चिल्लाने लगा, क्योंकि वो रास्ते में इस तरह अटक गया था कि वो अपना शरीर भी नहीं हिला पा रहा था और विलियम को सर और पीठ में बहुत दर्द भी हो रहा था। विलियम की ऐसी हालत देखकर जल्दी ही रेस्क्यू टीम से संपर्क किया गया। केव सिटी की रेस्क्यू टीम रात में लगभग 10:30 बजे के आसपास केव में पहुंची और इस बात का ध्यान रखा गया कि केव के बाहर ज्यादा दहशत ना फैले। लेकिन फिर भी केव के बाहर कुछ लोग इकट्ठा हो गए जो कि 1925 में इसी तरह फ्लोइड कोलिन का केव में फंसने की बात कर रहे थे। रात को 10:30 बजे ही विलियम को केव से बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। पहले कुछ डॉक्टर ने विलियम के सर पे लगे चोट का इलाज किया और फिर उसे ऑक्सीजन गैस से ऑक्सीजन दिया गया। रात में केंटकी शहर का टेम्परेचर गिरने लगा, जिस वजह से विलियम को अब हाइपोथर्मिया होने का डर था। लेकिन सबसे बुरी बात तो ये हुई कि विलियम कोफलिन का रास्ते में इस तरह अटक जाने की वजह से उसके पीछे डेविड हार्डिन फंस गया। इसका मतलब ये था कि जल्द से जल्द विलियम कोफलिन को केव से बाहर निकालना ही पड़ेगा। सबसे पहले रेस्क्यूअर ने विलियम को कुछ खाने और कॉफी पीने के लिए दिया और एक छोटे से छेद के द्वारा डेविड हार्डिन को भी ये सब दिया गया। जेम्स जकाला अभी भी विलियम के पास था और उससे लगातार बातें करते जा रहा था ताकि विलियम कोफलिन को लोनली फील ना हो। और फिर रेस्क्यूअर ने रास्ते में पुल्ली सिस्टम लगाना शुरू किया, जिससे कि विलियम को बाहर निकालने का ट्राई किया गया। लेकिन विलियम को काफी दर्द हो रहा था और ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। अब रात के 1 बज गए थे, यानी कि सोमवार सुबह के 1। इस टाइम तक विलियम ने बातचीत करना बंद कर दिया था और वो एकदम शांत पड़ गया था। रेस्क्यू टीम ने पूरी रात बहुत मेहनत की, लेकिन उनके इस मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सुबह 5 बजे विलियम कोफलिन मर गया। रेस्क्यू टीम ने पूरे दिन मेहनत करके 31 मई दोपहर के 12:45 पर जैसे तैसे करके विलियम कोफलिन की बॉडी को केव से बाहर निकाल लिया। जब डॉक्टर ने उसकी बॉडी को चेक किया तो पता चला कि विलियम के सर पर चोट लगने और ज्यादा खून बहने की वजह से विलियम की मौत हुई थी। विलियम कोफलिन के मौत के बाद उसकी फैमिली ने केव के ओनर के ऊपर केस ठोक दिया। जब ये मामला कोर्ट पे गया तो केव के ओनर ने जज को वही फॉर्म दिखाया जिसमें केव में जाने से पहले सारे लोगों ने और विलियम ने साइन किया था, जिसमें लिखा था कि ये सारे लोग अपने जोखिम पे केव में जा रहे हैं और अगर इनके साथ केव में कुछ होता है तो इसमें केव के ओनर, ऑपरेटर और एम्प्लॉइज की कोई गलती नहीं है। इसी फॉर्म की वजह से विलियम कोफलिन की फैमिली ये केस हार जाती है। अगस्त 2005 में 5 दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो एक अंडर वाटर केव को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि ऊटा प्रोवो के वाई माउंटेन में एक अननोन केव है जिसका निकनेम केव ऑफ डेथ है। ये 5 लोग इस बात से अनजान थे कि केव के अंदर एक घातक खतरा इनका इंतजार कर रहा है। ये केव के अंदर गए तो 5 लोग थे, लेकिन वापस केवल एक ही आया। दिस इज द डेंजरस ब्रेकडाउन ऑफ गोलम केव ट्रेजेडी। 17 अगस्त 2005 को एक डांस ग्रुप के 5 मेंबर डिनर करते हुए डिसाइड करते हैं कि वो एक सीक्रेट केव को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि यूटा के प्रोवो में BYUS कैंपस के बगल के वाई माउंटेन में स्थित एक अननोन केव है जिसका कि कोई नाम नहीं है। लेकिन वहाँ के स्टूडेंट इस केव को गोलम केव या केव ऑफ डेथ यानी कि मौत की गुफा कहते हैं, जिसे कि कुछ ईयर पहले ही 2 लोगों ने फाइंड किया था। ये केव देखने में बहुत छोटा लगता था, लेकिन यह उतना ही खतरनाक भी था। इस केव में भी नट्टी पुट्टी केव की तरह पतले पतले रास्ते थे, लेकिन घबराने वाली बात तो ये थी कि इसके अंदर बहुत सारा पानी भी था। लेकिन जो सबसे हैरान कर देने वाली चीज थी वो थी ये 18 बाई 20 इंच का पानी से भरा रास्ता, जो कि एक तरफ से दूसरी तरफ 18 फीट तक जाती है। इस केव में जाने के लिए पहले वाई माउंटेन में हाइकिंग करना पड़ता था। इस केव का एंट्रेंस देखने में बहुत पतला और डरावना लगता है। एंट्रेंस में भी थोड़ा पानी था। केव के अंदर पानी होना ही इनको काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। सुबह के 2 बजे ये 5 लोग माउंटेन से हाइकिंग करके केव के पास पहुंच जाते हैं। इन 5 लोगों में सबसे पहले थी जेनिफर गैलब्रेथ, जो कि पहले भी पानी से भरे केव को एक्सप्लोर कर चुकी है। जेनिफर ने ही अपने बाकी फ्रेंड्स को केव को एक्सप्लोर करने के लिए एग्री किया था और बाकी थे एरियल सिंगर, ब्लैक डोनर,
और स्कॉट एमसी डोनाल्ड, और पांचवा फ्रेंड था जोसेफ फर्ग्यूसन, जिसने कि डिसाइड किया कि वो केव के अंदर नहीं जाएगा, वो केव के बाहर ही इन लोगों का वेट करेगा। ये पांचों केव के पास पहुंचने के बाद इन्होंने थोड़ा सा और सुबह होने के लिए वेट किया, ताकि सुबह की रोशनी की वजह से केव के अंदर का अंधेरा थोड़ा सा कम हो जाए। अब सुबह के 4 बज गए थे। इस केव का एंट्रेंस इतना पतला था कि इसके अंदर एक बार में केवल एक ही लोग जा सकते थे। सबसे पहले जेनिफर इस केव के नीचे गई, उसके बाद बाकी 3 और लोग भी इसके नीचे गए। केव के अंदर का पानी ठंडा था। जेनिफर सबसे आगे चल रही थी ताकि वो आगे का रास्ता देखकर इन तीनों को पीछे बता सके। केव के अंदर 15 फीट के रास्ते को पार करने के लिए एक रस्सी को बांधा गया था, जो कि आसानी से 18 बाई 20 इंच के रास्ते को पार करवा सकता था। लेकिन शायद उन लोगों ने उस रस्सी का यूज नहीं किया। इसका मतलब ये था कि वो लोग आसानी से अपने रास्ते से भटक सकते थे। इन चारों से बहुत पहले एक केवर इस केव में आया था। उसने बताया कि उसने भी इस रस्सी का यूज नहीं किया था, जिस वजह से वो रास्ता भटक गया था। वो पानी के अंदर डूब के मरने ही वाला था कि उसको वहाँ पर एक छेद मिल गया, जहाँ जाकर उसने सांस लिया और वो तुरंत ही केव से बाहर निकल गया। लेकिन शायद अब ये चीज इनके साथ होने वाला था। ये चारों वहाँ पर आसानी से केव को एक्सप्लोर कर रहे थे। केव काफी छोटा था और केव के अंदर काफी पतले पतले रास्ते थे, लेकिन जेनिफर के एक्सपीरियंस की वजह से ये लोग आसानी से उन रास्तों को पार कर रहे थे। लेकिन अब चीजें बिगड़ने वाली थी। केव को एक्सप्लोर करते हुए इन लोगों को वो रस्सी दिखाई नहीं दी, जिसकी वजह से ये लोग रास्ता भटक गए। इन चारों का दम घुटने ही वाला था कि उन्हें वहाँ पर एक होल मिल गया, जहाँ इन चारों ने खड़े होकर सांस लिया। ये होल 6 फीट चौड़ी थी, जहाँ केवल 3 फीट सांस लेने की जगह थी। केव के बाहर खड़ा हुआ जोश इन चारों का वेट कर रहा था। उसे पता नहीं था कि ये लोग केव से कब बाहर निकलेंगे, क्योंकि उन चारों ने केव से बाहर निकलने का कोई टाइम फिक्स नहीं कर रखा था। जोश उनका काफी टाइम से वेट कर रहा था। अब सुबह के 5:30 बज गए थे, लेकिन वो अभी भी केव से बाहर नहीं निकले। इसीलिए जोश केव के थोड़ा अंदर जाता है और टॉर्च मारते हुए उन्हें आवाज देता है। काफी आवाज मारने के बावजूद भी उसको केव के अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ये देखकर जोश काफी ज्यादा घबरा जाता है। जोश उन चारों को फोन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये एक अंडर वाटर केव था। इसीलिए उन चारों ने अपना फोन वगैरह जोश को ही पकड़ा रखा था। इसीलिए जोश अपने बाकी दोस्तों और फैमिली को इन्फॉर्म कर देता है। अब सुबह के 6 बज गए, लेकिन वो चारों अभी भी केव से बाहर नहीं निकले। जोश ने घबराहट और डर के मारे तुरंत ही पुलिस को कॉल कर दिया और अपनी लोकेशन बता दी। नीचे केव में वो चारों बाहर निकलने की कोशिश करते, लेकिन वो हर बार रास्ता भटक जाते थे। लेकिन उनके मौत का कारण ये बना कि केव में केवल 21% ऑक्सीजन था और 79% नाइट्रोजन। केव स्थिर था और केव के अंदर पानी भी एक जगह पर रुका हुआ था। केव चूना पत्थर और मिट्टी से बना हुआ था और केव में कुछ पौधे भी थे, इसीलिए केव में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा था। एक आर्टिकल से पता चला कि केव में रोशनी करने के लिए उन लोगों ने केव में एक जगह पर एक मोमबत्ती जला के रखी हुई थी। मोमबत्ती का धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड केव में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर रहा था। वो चारों एक छोटे से होल में रुके हुए थे, जहां उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। उनके लिए बेहतर ये था कि उन्हें जल्द से जल्द इस केव से बाहर निकलना था, क्योंकि वो लोग अगर केव के अंदर थोड़ी देर और रहे तो दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन उनके लिए सबसे बुरी बात तो ये थी कि वो उस जगह पे थे जहाँ से निकलने के लिए उन्हें 18 बाई 20 इंच के रास्ते को पार करना पड़ेगा। रास्ता पतला होने की वजह से उनको एक एक करके बाहर निकलना था। सबसे पहले जेनिफर जाती है। इस टाइम तक केव में 10 से 12% ऑक्सीजन था, इसीलिए वो केवल 60 सेकंड तक ही सांस रोक सकते थे। केव से बाहर निकलते टाइम जेनिफर को वो रस्सी नहीं मिली जिससे कि वो आसानी से केव से बाहर निकल सकती थी। अब ये पॉसिबल था कि वो रास्ता भटक सकती थी। जब उसे रस्सी नहीं मिली तो वो वहीं पर रुक गई। केव में बहुत ही कम ऑक्सीजन होने की वजह से उसका माइंड काम करना भी बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद जेनिफर पानी में बेहोश हो जाती है और वो केव के एक अनजान जगह पर चली जाती है। बाकी तीनों को लगता है कि जेनिफर शायद केव से बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो गई है, इसीलिए बाकी और दो भी धीरे धीरे केव से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनके साथ भी वही होता है जो जेनिफर के साथ हुआ। अब उस होल के अंदर चौथा और लास्ट केवर था। उसको शक हो जाता है कि उसके बाकी तीनों फ्रेंडों के साथ केव के अंदर कुछ न कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि अगर वो तीनों केव से बाहर निकल चुके होते तो वो उसको आवाज जरूर लगाते। चौथे केवर को शक तो हो गया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उन तीनों के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है। केव में ऑक्सीजन की मात्रा अब धीरे धीरे कम होती जा रही थी।
चौथे केवर की भलाई इसी में थी कि वो बिना कुछ सोचे समझे उसे तुरंत ही केव से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन जैसे वो उस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसके साथ भी वही होता है जो उन तीनों के साथ हुआ। केव के बाहर अब रेस्क्यू टीम आ गई थी और उन्हें ये बात तो पता था कि ये केव कितना खतरनाक है, इसीलिए वो सबसे पहले केव से पानी निकालने के लिए केव में पाइप लगा देते हैं। रेस्क्यू टीम को केव का काफी एक्सपीरियंस था, इसीलिए उन्हें पता था कि ऐसे केव में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। इसीलिए वो केव के अंदर ऑक्सीजन गैस से ऑक्सीजन डालते हैं ताकि अगर वो चारों केव में जिंदा है तो उन्हें ऑक्सीजन मिल सके। केव से काफी हद तक पानी निकल जाने के बाद जब वो केव के अंदर जाते हैं तो वो वहाँ का मंजर देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि इस टाइम तक उन चारों की मौत हो गई थी और उन चारों की डेड बॉडी उनके सामने बिखरी पड़ी हुई थी। जब ये बात उनकी फैमिली को बताया जाता है तो उनकी फैमिली को विश्वास ही नहीं होता। जेनिफर के फादर ने बताया कि जेनिफर एक डांसर और मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तो जेनिफर की माँ ने किया। जेनिफर की मॉम ने बताया कि ब्लैक डोनल्ड जेनिफर का बॉयफ्रेंड था। ब्लैक डोनल्ड के फादर नहीं थे, वो अपनी मम्मी का इकलौता बेटा था। डोनल्ड की मदर जेनिफर की मोम के साथ एक स्टेट कॉलेज में काम करती थी, लेकिन ब्लैक डोनल्ड के मर जाने के बाद उसकी माँ अब अकेली पड़ गई थी। जेनिफर की माँ ने बताया कि उसको अपनी बेटी जेनिफर के मर जाने से ज्यादा बुरा तो डोनल्ड के मर जाने का लग रहा है, क्योंकि उनके पास तो 2 बेटी और 1 बेटा था, लेकिन ब्लैक डोनल्ड अपनी माँ का इकलौता औलाद था। इन चारों के मर जाने की खबर पूरे नेशन में फैल गई, जिस वजह से गवर्नमेंट ने गोलम केव को बंद कर दिया ताकि इन फ्यूचर और लोगों की मौत ना हो जाए। 27 मार्च 1982 शनिवार का दिन था। मिलस्टोन टाउनशिप ट्रूफ 116 के 12 बॉयज ने एक केव को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। इन लड़कों को स्काउट्स कहा जाता था। हालांकि ये प्लान इन्होंने नहीं बनाया था, इनकी यूनिवर्सिटी ने इन्हें कुकर स्वैप केव को एक्सप्लोर करने के लिए कहा था, जो कि यूएसए के न्यू जर्सी के ससेक्स में स्थित था। ये केव न्यू जर्सी का सबसे बड़ा केव था। केव के अंदर तकरीबन 8 और केव थे जो आपस में मर्ज थे। कुक्कड़ केव 1250 फीट गहरा था और इसमें बहुत नैरो रास्ते थे, यानी कि बहुत पतले पतले रास्ते, जिस वजह से इन लोगों को केव में रेंग के जाना था। यूनिवर्सिटी ने 12 बॉयज को इस टूर के लिए भेजा था, जिनकी की एज 15 से 16 साल थी और इन्हें लीड करने वाले थे 30 साल के जिम एविन, जिन्हें की केव का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। यूनिवर्सिटी के कई बच्चे इन्हें अपना आइडल भी मानते थे। ये 12 बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि ये जिम एविन के लीडरशिप में केव को एक्सप्लोर करने वाले थे। लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि जब जिम एविन को ट्रिप के बारे में बताया गया तो पता चला कि जिम एविन को सर्दी लगने की वजह से खांसी जुकाम है और उनको बुखार भी है, इसी वजह से वो केव में नहीं जा पाएंगे। पहले तो जिम एविन को बहुत बुरा लगा कि वो बुखार की वजह से केव में नहीं जा पा रहा है, लेकिन फिर उसे बाद में पता चलने वाला था कि ये डिसीजन उसके लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था। जिम एविन के बाद लीडरशिप के लिए 48 साल के डॉन वोल्टनर को इन्विटेशन दिया गया और उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। डॉन वोल्टनर इन बच्चों को केव में लीड भी करने वाले थे और साथ में वो इन बच्चों के बस ड्राइवर भी थे। 48 साल के वोल्टनर ने 20 साल पुलिस की जॉब भी की है, लेकिन उन्हें केव का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। इस ट्रिप से पहले उन्होंने केवल एक ही केव को एक्सप्लोर किया था, जो था सोफर्स केव। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि वोल्टनर अच्छे फिजिकल कंडीशन में थे, क्योंकि उनकी हाइट 5 फुट 11 इंच थी और वो लगभग 72 किलो के थे। 27 मार्च को मॉर्निंग में सब लोग मिलकर कुकर स्वैप केव का मैप देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि उन्हें किस एरिया में जाना है और किस एरिया को अवॉइड करना है। मॉर्निंग में जिम एविन भी इन बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। इन 12 बच्चों में कुछ बच्चों ने पहले भी सोफर केव को एक्सप्लोर किया था और कुछ बच्चों का यह पहला केव एक्सपीरियंस होने जा रहा था। इन बच्चों के लीडर वोल्टनर ने पैंट, टी शर्ट और लेदर के जूते पहने हुए थे और उसके पास केव का एक हेलमेट भी था, लेकिन उसमें लाइट नहीं लगी हुई थी। उन्हें अपने हाथ में टॉर्च को पकड़कर केव को एक्सप्लोर करना था। वोल्टनर जिन बच्चों को बस में बैठाकर केव के पास ले जा रहा था, उसमें उसके 2 बेटे भी शामिल थे, जो थे क्रिस्टोफर और रोजर। वोल्टनर अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसके लिए सब कुछ उसके दोनों बेटे ही थे। ये लोग दोपहर के 2 बजे कुकर स्वैप केव के पास पहुंच गए। केव में जाने से पहले सब लोगों ने मिलकर वहाँ पर खाना खाया और खाने के बाद सब लोगों ने मिलकर आइसक्रीम भी खाई। कुकर केव इतना बड़ा था कि इसके 7 एंट्रेंस थे। ये लोग केव का मैप देख ही रहे थे कि
तीन बच्चे जल्दी से केव के अंदर घुस गए और फिर 10 मिनट बाद सब लोग केव के अंदर चले गए, इस बात से अनजान कि इनके साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। वोल्टनर अपने 2 बेटे और कुछ स्काउट्स के साथ ट्री रूट के साउथ से केव में एंट्रेंस करता है। सबसे आगे वोल्टनर चल रहा था, उसके पीछे उसके 2 बेटे और उनके पीछे बाकी सारे स्काउट्स। केव के अधिकतर रास्ते 16 इंच ऊंची और 28 इंच चौड़ी थी, इसीलिए वो सब केव में रेंग रेंग कर आगे बढ़ रहे थे। वोल्टनर ने अपने हाथ में एक टॉर्च ले रखा था जिससे कि वो आगे का रास्ता देख पा रहा था। वो सारे बच्चे हर एक रास्ते को नोटिस कर रहे थे क्योंकि वो केव से बाहर निकलने के बाद कुक्कड़ केव का एक मैप बनाने वाले थे। वोल्टनर भी इस केव के बारे में बच्चों को बता रहा था। केव को एक्सप्लोर करते करते वो ऐसी जगह पहुंच गए जहां रास्ते बहुत पतले होते जा रहे थे, फिर भी वो लोग आगे बढ़ रहे थे। अब वोल्टनर ऐसे रास्ते पे पहुंच गया था जो कि बहुत ज्यादा पतला और मटीला था। इस रास्ते के बारे में इनमें से किसी को कुछ नहीं पता था। टीम का लीडर होने की वजह से वोल्टनर उस रास्ते में घुसता है। रास्ता बहुत पतला था, इसीलिए वोल्टनर अपने हाथ पैर को मारकर जैसे तैसे करके रास्ते में घुसता है। तभी वो देखता है कि वहाँ तो जमीन नहीं है। वो रास्ता एक छोटे से गड्ढे की तरह था। जैसे ही वोल्टनर कुछ कर पाता, वो फिसलकर सर के बल छोटे से रास्ते में गिर गया, जो कुछ इस तरह था। वोल्टनर पीछे आवाज मारकर अपने बेटे और बाकी बच्चों को इस रास्ते में घुसने से मना करता है। इस टाइम तक दोपहर के 3:20 हो गए थे। ये रास्ता 2 फीट ऊंचा और 7 से 8 इंच चौड़ा था। वोल्टनर के बेटे वोल्टनर के पास आते हैं और उसके पैर को पकड़कर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वोल्टनर वहां से टस से मस नहीं होता। अपने पापा की ऐसी हालत देखकर उन दोनों बेटों की हालत खराब होती जा रही थी, क्योंकि वो अपने पापा को केव में तड़पते हुए देख रहे थे। लेकिन अब उनके साथ और बुरा होने वाला था। केव काफी ठंडा था और इनका प्लान था कि वो 1 घंटे के अंदर ही केव को एक्सप्लोर करके बाहर निकल जाएंगे, लेकिन वोल्टनर के रास्ते में अटक जाने की वजह से उन्हें केव में टाइम लग गया, जिस वजह से अब बच्चों को ठंडी लगने लग गई। इसीलिए कुछ बच्चे केव से बाहर निकल गए क्योंकि उन्हें लगा ये छोटा सा प्रॉब्लम है और थोड़ी देर बाद वोल्टनर रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। तकरीबन 20 मिनट हो गए, लेकिन वोल्टनर अभी भी रास्ते से बाहर नहीं निकल पाए। तो केव के बाहर खड़े एक अडल्ट बॉय को एक रस्सी मिलती है। वो रस्सी को केव में ले जाकर वोल्टनर के पैरों के आसपास बांध देता है और उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ये तरीका भी काम नहीं करता है। ऐसे छोटे मोटे ट्राई करने के बाद अब 4:50 हो गए थे। वोल्टनर को रास्ते में फंसे 1.5 घंटे से भी ऊपर हो गया था। 4:50 पर वोल्टनर के कुछ दोस्त केव के पास पहुंच गए। केव के अंदर जाकर उन्होंने भी वोल्टनर को निकालने का बहुत ट्राई किया, लेकिन वोल्टनर केव से बाहर नहीं निकला। अब वोल्टनर की हाइपोथर्मिया की वजह से हालत खराब होती जा रही थी। हाइपोथर्मिया तब होता है जब किसी को बहुत ज्यादा ठंड लगती है। केव ठंडा होने की वजह से वोल्टनर को हाइपोथर्मिया हो रहा था, जिस वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वोल्टनर के साथ साथ उसके दोनों बेटों की भी हालत खराब होती जा रही थी, क्योंकि वो अपने आंखों के सामने अपने पापा को ऐसी हालत में देख रहे थे, जिस वजह से वो काफी ज्यादा चिल्ला और रो रहे थे। वोल्टनर के दोस्त समझ गए थे कि प्रॉब्लम काफी ज्यादा बड़ी है, इसीलिए उन्होंने 5:30 बजे ब्लू रिग रेस्क्यू स्क्वाड और NCRC रेस्क्यू टीम से संपर्क किया। रेस्क्यू टीम न्यू जर्सी के स्टेट पुलिस को भी अपने साथ केव के पास ले गए। शाम के 7 बजे के आसपास दोनों रेस्क्यू टीम और स्टेट पुलिस केव के पास पहुंच गए। केव के पास पहुंचते ही केव के अंदर जाकर वोल्टनर को देखकर रेस्क्यू टीम समझ गई कि अगर वोल्टनर को जल्दी गर्म नहीं किया गया तो वो हाइपोथर्मिया की वजह से मारा जाएगा। 7:30 बजे तक वोल्टनर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई, इसीलिए वोल्टनर को गर्म करने के लिए केव के अंदर गर्म पानी की बोतल, जेल पैक, गर्म पानी में भिगोई हुई चादर, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक हीटर और टेलीफोन के काम करने के लिए एक पोर्टेबल हॉट एयर जनरेटर लाया गया। लेकिन कई अटेम्प्ट करने के बाद भी वोल्टनर की हालत ठीक नहीं हो रही थी। अब रात के 1 बज गए थे, यानी कि संडे सुबह के 1 बज गए थे। रेस्क्यू टीम को समझ में आ गया कि वोल्टनर को गर्मी देकर हाइपोथर्मिया होने से नहीं रोका जा सकता, इसीलिए वोल्टनर को जल्द से जल्द केव से बाहर निकालना होगा। रेस्क्यू टीम भी वोल्टनर के पैर को पकड़कर उसे बाहर निकालने के कई ट्राई करती है, लेकिन फिर भी वोल्टनर उस रास्ते से बाहर नहीं निकल पाता। इसीलिए जिम एविन को बुलाया गया, क्योंकि वो वोल्टनर के दोस्त थे और उनको केव का काफी एक्सपीरियंस भी था। हालांकि जिम एविन को बुखार था, लेकिन जिम एविन के दोस्त वोल्टनर को जिम एविन की जरूरत थी। जिम एविन केव के अंदर जाकर वोल्टनर के पैर को पकड़ के निकालने की कोशिश करते हैं,
और वो भी औरों की तरह इस काम में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। फिर वो रेंगर जिस रास्ते में वॉर्टनर फंसा हुआ है उस रास्ते में घुसने की कोशिश करते हैं। रास्ते में थोड़ा सा घुसने के बाद वो देखते हैं कि वॉर्टनर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। वो वॉर्टनर से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन हाइपोथर्मिया की वजह से वॉर्टनर कुछ नहीं बोल पाता। वॉर्टनर को निकालने का रेस्क्यू चल ही रहा था, तभी रेस्क्यू टीम को खुशखबरी मिलती है। रेस्क्यू टीम को पता चलता है जहां वॉर्टनर फंसा हुआ है वहां पर जाने का एक और दूसरा रास्ता भी है, लेकिन उस रास्ते से कोई पतला इंसान ही जा सकता था क्योंकि वो रास्ता बहुत पतला था। इसीलिए रेस्क्यू में 2 बहनें शामिल हो गई जिनका नाम था डोनाल्ड लीन और नैन्सी। ये दोनों बहनें नेशनल रेस्क्यू कमीशन के मेंबर भी थे। इन दोनों की एज 24 और 25 साल थी। नैन्सी की हाइट 5 फुट 2 इंच थी और लीन की हाइट 5 फुट थी और तो और उसका वेट लगभग 40 किलो था। इसीलिए केव में लीन को भेजा जाता है। लीन जैसे तैसे करके रास्ते के एंड में पहुंच गई, लेकिन अफसोस वॉर्टनर और लीन के बीच में एक बहुत ही पतला रास्ता था जिसकी चौड़ाई केवल 5 इंच थी, जहां से बस हाथों की उंगलियां जा सकती थी और तो और ये रास्ता लंबा भी था। रेस्क्यू टीम का ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। रेस्क्यू टीम ने जब वॉर्टनर की हालत देखी तो पता चला कि वॉर्टनर की हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही है। इसका मतलब ये था कि उन्हें जल्दी से जल्दी कोई बड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा क्योंकि अब उनके पास टाइम बहुत ही कम था। संडे सुबह 6 बजे रेस्क्यू टीम ने ये डिसाइड किया कि वो वॉर्टनर से 2 फीट दूरी पर केव के ऊपर से 20 फीट गहरी एक शाफ्ट खोदेंगे, जिससे कि रेस्क्यू टीम शाफ्ट से नीचे जाकर वॉर्टनर को केव से बाहर निकाल देंगे। इसीलिए सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक 12 घंटों तक शाफ्ट खोदा गया। अब शाम के 6:30 बज गए थे, लेकिन तभी एक बैड न्यूज सामने आई। पता चला कि शाफ्ट सही जगह से 10 से 12 फीट दूर खुद गई है। इसीलिए 6:30 बजे से लेकर मंडे और ट्यूसडे की आधी रात तक केव में शाफ्ट को वॉर्टनर तक बड़ा करने का काम किया गया। लेकिन इन्हीं बीच रेस्क्यू टीम ने एक डॉक्टर को वॉर्टनर की बॉडी को चेक करने को कहा। फिर जब डॉक्टर ने वॉर्टनर की बॉडी को चेक किया तो पता चला कि वॉर्टनर तो मर चुका है। वॉर्टनर संडे की सुबह 3 बजे ही मर गया था, लेकिन ये बात रेस्क्यू टीम को नहीं पता था। रेस्क्यू टीम ने ये बात किसी को नहीं बताई क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये बात वॉर्टनर के दोनों बेटे और उनकी फैमिली को पता चलेगा तो रेस्क्यू टीम के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब रेस्क्यू टीम के पास ये चैलेंज था कि वॉर्टनर की बॉडी को केव से कैसे बाहर निकाला जाए, लेकिन रेस्क्यू टीम के पास ये एडवांटेज था कि वॉर्टनर अब मर चुका था, जिस वजह से वो केव में बॉम्ब लगाकर केव में जगह बना सकते थे। इसीलिए जैक हैमर, हाइड्रोलिक रॉक स्प्लिटर जैसे विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। ट्यूसडे सुबह 2 बजे से इन्वॉल्व ब्लास्टिंग, बैको वर्क एंड ड्रिलिंग करके ट्यूसडे रात 11:40 पर वॉर्टनर की बॉडी को केव से बाहर निकाला गया। ब्लास्टिंग की वजह से वॉर्टनर की बॉडी पर काफी चोट भी लग गए थे। फिर जब वॉर्टनर की बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो रिपोर्ट में बहुत बड़ी बात सामने आई। पहली ये थी कि जब वॉर्टनर रास्ते में फंस गया था तो उसके राइट हिप के ऊपर एक पत्थर गिर गया था, जिसके वजह से ही वो हिल और निकल नहीं पा रहा था। दूसरी बात ये सामने आई कि रेस्क्यू टीम का मेन टारगेट वॉर्टनर को केव से बाहर निकालना था, जिस वजह से उन्होंने वॉर्टनर को गर्म करने का काम छोड़कर उसे केव से बाहर निकालने पर फोकस किया। लेकिन अगर वो वॉर्टनर को गर्म करने पर फोकस रखते तो शायद वॉर्टनर और टाइम तक जिंदा रह सकता था और बाद में बड़ी रेस्क्यू टीम आकर वॉर्टनर को केव से बाहर निकाल ले जाती। लेकिन सबसे बड़ी गलती इसमें वॉर्टनर की ही थी। बच्चों से पूछताछ करने में पता चला कि केव में जाकर इन लोगों ने हाइड एंड सीक यानी कि लुका छिपी गेम खेला था और बच्चों से छुपने के चक्कर में ही वॉर्टनर इस रास्ते में जाकर अटक गया था। वॉर्टनर की डेथ की खबर सुनकर उनकी फैमिली शॉक्ड रह गई और वॉर्टनर के दोनों बेटे पर जो गुजरी वो तो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उन दोनों ने अपने पापा को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा था। ये रियल स्टोरी शुरू होती है थाईलैंड से, स्पेशली कैसोक नेशनल पार्क से। कैसोक नेशनल पार्क थाईलैंड में टूरिस्टों के लिए एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है। ये नेशनल पार्क दुनिया के सबसे ओल्ड एवर ग्रीन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। थाईलैंड कंट्री अपने नाइट लाइफ के अलावा देसी टाइगर्स, विदेशी बर्ड्स, तितलियां और काफी ब्यूटीफुल नेचर के लिए भी जाना जाता है। कैसोक नेशनल पार्क टाइम स्टोन की ऊंची माउंटेन और वाटरफॉल से भरा हुआ है। टाइम स्टोन आसानी से खत्म हो जाता है, इसीलिए ये नेशनल पार्क चमगादड़ों से भरा हुआ है। ये सच में एक सुंदर और अट्रैक्टिव प्लेस है। 2021 में 2,97,000 लोगों ने इस पार्क को विजिट किया था। हेलेना कोरेल 21 साल की थी और उसका बॉयफ्रेंड, जो कि जल्द ही उसका हस्बैंड बनने वाला था, जॉन कलन 24 साल का था। दोनों एक दूसरे को बचपन से ही प्यार करते थे।
जब ये दोनों एक दूसरे को प्राइमरी स्कूल में मिले थे तभी इनको एक दूसरे से प्यार हो गया था। हेलेना बहुत देखभाल करने वाली और जानवरों से प्यार करने वाली लड़की थी और जॉन एक प्यार करने वाला प्रेमी था जो रोमांस के लिए काफी एक्साइटेड था। और आप जानते हो जॉन हाल ही में कुछ पैसे लेकर हेलेना के साथ थाईलैंड आया था। जब उसके फादर का निधन हो गया था तो वो फैमिली बिजनेस को संभालने वाला था, लेकिन 24 साल की उम्र में हेलेना से शादी करके सेटल होने से पहले ये दोनों दुनिया को देखना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने वही किया जो कि हम मिडिल क्लास लोग करने से डरते हैं। इन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी को बेच दिया और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि इस पैसों को ये अपने लाइफ टाइम ट्रैवल के लिए यूज करेंगे। और फिर ठीक इसी तरह इन दोनों ने 1 साल के लिए लंबी ट्रैवलिंग बुक कर ली, जिसके दौरान ये ऑस्ट्रेलिया और फिर जापान जाने से पहले थाईलैंड में कुछ महीने बिताएंगे। इसीलिए ये दोनों थाईलैंड के ईस्टर्न बे में पताया के पास एक हाथी सेंचुरी में काम कर रहे थे, जहां ये अपने एक फ्रेंड से मिले जिसने अभी अभी साउथ प्रोविंस में एक केव को एक्सप्लोर किया था। उनके दोस्त ने उन्हें बताया कि ये इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस था कि उन्हें भी थाईलैंड के केव्स को एक्सप्लोर करने के लिए टूर गाइड को बुक कर लेना चाहिए। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने पास के नामतालू केव में जाने के लिए एक ट्रैवल बुक करेंगे। कैसोक नेशनल पार्क में स्थित नामतालू केव 750 मीटर लंबी केव है जो कि कैसोक नेशनल पार्क की एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसीलिए इस कपल ने ऑफिशियल टूर गाइड्स के साथ नामतालू केव में जाने की कोशिश की, क्योंकि इन टूर गाइड्स को काफी ज्यादा केव का एक्सपीरियंस था। इन दोनों के अलावा वहां पर और भी टूरिस्ट ऑफिशियल टूर गाइड्स के साथ केव में जाने के लिए खड़े थे, लेकिन ऑफिशियल टूर गाइड्स ने इन सबको एक सलाह दी। उन्होंने बताया कि ये थाईलैंड का मानसून का सीजन है, इसीलिए यहाँ जब भी बारिश होती है तो बारिश का सारा पानी केव के अंदर चला जाता है और केव पूरा पानी से भर जाता है। और टूर गाइड ने इन्हें वार्निंग भी दी कि किसी भी सिचुएशन में इन्हें केव के अंदर नहीं जाना है, और अगर वो केव के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वो बाहर कभी वापस नहीं आ पाएंगे। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इन लोगों ने इस वार्निंग को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और यही इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। ग्रुप ने डिसाइड किया कि ये तो केव को एक्सप्लोर करके ही रहेंगे, इसीलिए ये लोग गांव के लोकल लोगों के पास गए जो कि इन्हें केव के अंदर ले जाने के लिए बहुत कम पैसे ले रहे थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लोकल गाइड्स बस ऐसे लोग थे जो कि गांव में रहते थे। उन्हें केव का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था और न ही उन्हें गाइड करने का एक्सपीरियंस था। उनके पास मुश्किल से भी कुछ ही टूल्स थे। वो सिर्फ ये जानते थे कि गुफा कहाँ पर है और उनके पास वहाँ जाने के लिए केवल एक नाव था। पीक मानसून का सीजन अक्टूबर के एंड तक रहता है। केव के पास एक वाटरफॉल भी था। जब भी यहाँ बहुत तेज बारिश आती थी तो ये वाटरफॉल और भी भयानक हो जाता था। नामतालू केव को किंग कोबरा, चमगादड़ और गर्मी से बचने वाले जहरीले मकड़ियों से भरा हुआ माना जाता है, इसीलिए नेचर लवर को ये बहुत मजेदार गुफा लगता है। 13 अक्टूबर 2007 को यह एक सुंदर धूप वाला दिन था। सूरज डूब रहा था और आकाश में एक भी बादल नहीं थे। हेलेना और जॉन लोकल लोगों द्वारा केव में जाने के लिए गाँव में अपने बैग को तैयार कर रहे थे। हेलेना ने नोट किया कि ये वास्तव में इसका पैशन नहीं है, क्योंकि उसे कीड़ों से बहुत डर लगता था। इसके बावजूद भी वो कुछ अलग करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। जब वो बैग को पैक कर रहे थे तो हेलेना ने अपने बॉयफ्रेंड जॉन से पूछा कि क्या कल वो उसे बीच पर लेके जाएगा, जिस पर जॉन ने कहा यस ऑफ कोर्स। इसके बाद ये सारे लोग नाव पर बैठकर केव के पास जाने के लिए निकल पड़े। इस कपल के साथ नाव में एक जर्मन लड़का और उसकी माँ और साथ ही 2 स्विस लड़कियां और उनकी सौतेली माँ और 3 लोकल टूर गाइड्स थे। इन्हें नाव से जंगल तक पहुंचने में लगभग 20 से 30 मिनट लगे। इसके बाद इन्होंने कीड़ों से भरे जंगल में 1.5 घंटे तक पैदल यात्रा करी। अब जब ये केव के पास पहुंच गए तो इन्होंने देखा कि केव में पहले से ही थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ है। पूरा ग्रुप केव के अंदर घुस गया। ये केव बहुत ज्यादा ही खतरनाक और बड़ा था, लेकिन उतना ही सुंदर भी था। जब एक केव के अंदर जा रहे थे तो केव के छत से इनके ऊपर पानी टपक रहा था, इसीलिए जब इन्होंने ऊपर देखने के लिए टॉर्च मारा तो ऊपर बहुत सारे चमगादड़ चिपके हुए थे, जिसे देखकर पूरा ग्रुप डर गया। लेकिन उन्हें ये बात तो पता था कि चमगादड़ उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और तो और जब वो केव के अंदर चल रहे थे तो नीचे से उन्हें कड़कड़ की आवाज आ रही थी। जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्हें पता चला कि वो बहुत सारे कीड़ों मकोड़ों को कुचलते हुए आगे जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है
कि ये केव रेन फॉरेस्ट में है, इसीलिए यहाँ पर कई हजारों लाखों कीड़े मकोड़े हैं। इन लोगों को केव के अंदर चलना काफी एडवेंचर सा और मजेदार लग रहा था। चीजें वास्तव में काफी अच्छी चल रही थी। वो लोग केव के दृश्यों का आनंद ले रहे थे, लेकिन 20 मिनट के वॉक के बाद केव के अंदर सब कुछ बदलने लगा। ग्रुप ने देखा कि उनके पैर के नीचे का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इतनी जल्दी बढ़ने लगा है कि वो पानी उनके घुटनों तक पहुंच गया। और जब पानी को बढ़ते हुए देख रहे थे तभी उन्हें केव के बाहर से बहुत तेज आवाज आई। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि बादल की गरजने की थी। जी हाँ, केव के बाहर वही हुआ जिस चीज को इन लोगों ने इग्नोर किया था। थाईलैंड में बहुत तेज बारिश आ गई थी और बारिश का सारा पानी केव के अंदर घुसते जा रहा था। जैसे ही केव के अंदर पानी बढ़ रहा था, ग्रुप में हड़कंप मच गया। हर कोई अलग अलग सूखे वाले एरिया में जा रहे थे, जिस वजह से पूरा ग्रुप इधर उधर हो गया। पानी का स्तर 1 मिनट में 10 मीटर तक बढ़ता जा रहा था। हेलेना और जॉन ने एक ऊंचा वाला चैम्बर देखा जहां ये दोनों चढ़ने लगे। जॉन तो आसानी से उस चैम्बर पर चढ़ गया, लेकिन जब हेलेना चैम्बर पर चढ़ रही थी तभी उसका पैर फिसल गया और वो पानी में डूबने वाली थी। लेकिन तभी जॉन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको चैम्बर पर चढ़ा लिया। इस घबराहट में दोनों के हाथ से टॉर्च छूट गया। फिर जब हेलेना चैम्बर के किनारे पर पहुंची तो उन दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन केव में अभी भी पानी बहुत तेजी से भरते जा रहा था। लेकिन तभी इन दोनों ने देखा कि इनका पूरा ग्रुप बहते हुए पानी में डूब रहा है। पानी का बहाव इतना था कि इनके पास बिल्कुल भी मौका नहीं था उन्हें बचाने का। सबसे पहली चीज जो इन्होंने देखी, इन्होंने देखा कि इनका टूर गाइड और 10 साल के जर्मन लड़के को पानी का बहाव घसीटता हुआ लेके जा रहा है। इसके तुरंत बाद ही 2 स्विस लड़कियां और उसकी सौतेली माँ की पानी के अंदर दम घुटने की वजह से मौत हो गई और इसी तरह इनका पूरा ग्रुप पानी में बह गया। जॉन और हेलेना कई घंटों तक किनारे से चिपके रहे, लेकिन बारिश बंद ही नहीं हो रही थी और बारिश का सारा पानी केव के अंदर घुसते जा रहा था। ऐसे कई घंटे बीत गए, लेकिन अभी भी ये दोनों केव के अंदर फंसे पड़े हुए थे। जॉन और हेलेना किनारे पर बैठ के इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि इन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या गलत काम किया है कि जिसकी वजह से आज उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है। ये दोनों जिस किनारे पर बैठे हुए थे वहाँ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे जो कि इन्हें काट रहे थे और केव के अंदर धीरे धीरे पानी का स्तर और बढ़ता जा रहा था। इन दोनों ने आशा छोड़ दिया था कि अब इन्हें कोई बचाने आएगा। इसीलिए जॉन ने हेलेना से कहा कि अगर हम यहाँ बैठे रहे तब भी हम मारे जाएंगे। इसीलिए जॉन ने सोचा कि अगर वो पानी में कूदता है तो पानी में स्विम करके केव की दूसरी तरफ चला जाएगा और वहाँ केव से बाहर निकल कर मदद लेके आएगा। जॉन ने अपने दिल पे पत्थर रखकर और हेलेना को बचाने के लिए जॉन पानी में कूद गया, लेकिन पानी में कूदने से पहले उसने हेलेना से कहा कि मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। जॉन के जाने के बाद पूरे अंधेरे केव में हेलेना अकेली थी। जरा सोचो कि ये कितना खतरनाक सिचुएशन था। वो पूरे अंधेरे केव में अकेली थी, उसके पास टॉर्च भी नहीं था, यहाँ तक कि उसके चारों तरफ जहरीले कीड़े मकोड़े थे जो कि उसे काट रहे थे। उसको बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, यहाँ तक कि उसके पास किसी को ये बताने का भी तरीका नहीं था कि वो कहाँ पर है, और अगर वो मदद के लिए चिल्लाती है तो उसको सुनने वाला भी कोई नहीं था। कई घंटे बीत गए, लेकिन जॉन वापस नहीं आया और पानी का स्तर भी काफी ज्यादा बढ़ गया। अब हेलेना ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि वो मरने वाली है। उसने सोचा कि पानी धीरे धीरे उसके ऊपर आए और वो पानी में डूब के दर्दनाक मौत मरे। इससे बढ़िया है कि वो खुद ही पानी में कूद जाए। लेकिन फिर बाद में हेलेना ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया और वो किनारे पर अकेली बैठी रही। हेलेना ने उस समय केवल बिकनी टॉप, बनियान और एक शॉर्ट्स पहनी हुई थी, इसीलिए अपने शरीर को गर्म करने के लिए वो गाना गा रही थी। गाना गाते गाते वो इतनी प्यासी हो जाती थी कि उसे केव के अंदर का बाढ़ वाला पानी पीना पड़ रहा था। ये पानी इतना गंदा और इतना प्रदूषित था कि इस पानी के अंदर बहुत सारे कीड़ों मकोड़ों के लैट्रिन वगैरह मिले हुए थे। कई घंटों के इंतजार करने के बावजूद भी हेलेना को बचाने के लिए कोई भी केव के अंदर नहीं आया। हेलेना केव के अंदर काले पिट में बैठकर ये सोच रही थी कि क्या उसे कोई बचाने के लिए आएगा भी। असल में वो ब्लैक पिट में बैठकर अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। और फिर अचानक एकदम से ही हेलेना को केव के अंदर किसी की आवाज आती है। हेलेना चिल्लाती है, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। और फिर जब वो इंसान हेलेना के पास आता है तो हेलेना देखती है कि ये तो केवल एक गांव का लोकल इंसान है जो कि नंगे पैर केव के अंदर घुस आया। उस व्यक्ति ने हेलेना से टूटी फूटी इंग्लिश में बात करी और हेलेना को आराम से केव के बाहर निकाल ले गया। जब हेलेना केव के बाहर निकली तो उसने देखा कि बहुत सारी रेस्क्यू टीम केव के बाहर खड़ी थी और उसी रेस्क्यू टीम ने इस लोकल बंदे को केव के अंदर भेजा था, ये देखने के लिए कि केव के अंदर कितने लोग मरे हुए हैं।
वो लोकल बंदा तो केव के अंदर मरे हुए लोगों को ढूंढ रहा था, उसे क्या पता था कि हेलेना अभी भी जिंदा थी। हेलेना अब केव के बाहर निकल चुकी थी। रेस्क्यूअर्स ने देखा कि हेलेना की बॉडी से बहुत सारा खून निकल रहा है, क्योंकि वो 16 घंटे से केव में फंसी हुई थी और उसके शरीर को बहुत सारे कीड़ों ने काट लिया था। रेस्क्यूअर ने हेलेना को बताया कि तुम अकेली थी जो कि केव के अंदर जिंदा थी, बाकी सारे लोग मर चुके हैं। हेलेना ये सुनकर घबरा जाती है। वो रेस्क्यूअर से पूछती है कि उसका बॉयफ्रेंड जॉन कहाँ है। रेस्क्यूअर ने बताया कि जॉन उसका एम्बुलेंस में इंतजार कर रहा है। फिर जब हेलेना एम्बुलेंस में देखती है तो एम्बुलेंस में कोई भी नहीं था। इस पर हेलेना रेस्क्यूअर से कहती है कि जॉन कहाँ है। तभी एक फीमेल रेस्क्यूअर हेलेना को पकड़ के एम्बुलेंस में बैठा लेती है और फिर हेलेना को बताती है कि जॉन भी पानी में डूब के मर चुका है। ये सुनकर हेलेना को बहुत बड़ा झटका लगता है। हेलेना चिल्लाने लगती है क्योंकि वास्तव में अब उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। रेस्क्यूअर पूरे केव और मरे हुए बॉडी को रिसर्च करने के बाद एक पब्लिक फिगर रखती है कि कौन कौन इस ट्रेजेडी में मारा गया। पहला है डीनो फिशर 49 साल, रोजमेरी स्विफ्ट 48 साल, एंड्रिया फिशर 17 साल, सारा फिशर 15 साल, एडी गिम्प 10 साल, जॉन क्लन 24 साल, क्रिटिजक परतुम 30 साल, सजाई 25 साल। इस ट्रेजेडी में केवल एक ही इंसान बची, वो थी हेलेना कुरेल 21 साल। इस ट्रेजेडी के बाद हेलेना को हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि उसके शरीर पर बहुत सारे जहरीले कीड़ों ने काट लिया था, लेकिन हेलेना बहुत जल्दी रिकवरी कर गई। इसीलिए उसे इस ट्रेजेडी के 3 दिन बाद ब्रिटेन भेज दिया गया और थाईलैंड के गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि मानसून के सीजन में थाईलैंड के हर एक केव को पब्लिक के लिए बंद कर दिया जाए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।